Good morning, 11th class. So, 11th class, we are on our chapter number 6 of Geography, Geomorphic Processes, where we have already studied geomorphic processes क्या होते हैं, हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर कैसे ये चेंजेस लाते हैं, एंड इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, व्हाट आर एक्सोजेनिक फोर्सेस, व्हाट आर एंडोजेनिक फोर्सेस, एंड देन इसमें हमने अंडर द एक्सोजेनिक फोर्सेस ग्रेट डिटेल में वेदरिंग हमने कर ली है, and under weathering we have done chemical weathering processes again in great detail. Now we are moving on to the second categorization of weathering, which is the physical weathering. So as the name suggests, we can easily understand कि physically basically हम बोलेंगे जिस तरीके से स्ट्रक्चर का चेंज होता है, एंड उस स्ट्रक्चर के चेंज के कारण वेदरिंग होती है, एंड फाइनली उसका क्या रिजल्ट होता है ऑन द अर्थ सरफेस. So before we move on, again understand that in chemical weathering certain chemical reactions take place, chemically changes होते हैं on the surface of the earth because of these certain factors playing important role, whether it is oxidation, reduction हो, involvement of water हो, ये सारे processes मिलके rocks के अंदर कुछ chemical reactions प्रोड्यूस करते हैं जिनके कारण अर्थ के एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और जब ये चेंज होता है तो फाइनली रॉक्स का इधर ब्रेकिंग डाउन होता है, एंड देन उसका हम बोलेंगे गोइंग टू द अदर प्लेसेस एंड फाइनली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और यू कैन से सरफेस ऑफ द अर्थ. That was basically, if you want to briefly describe about the chemical weathering. अब अपने आ जाते हैं on physical weathering. अब बिफोर मूविंग ऑन टू द डिटेल, अगेन वी शुड नो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल वेदरिंग को. तो फिजिकल वेदरिंग को सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज रियली इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वी नो उससे बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द रॉक्स, जिसके कारण चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं. और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वी कैन से दैट इट में इंक्लूड ओवरबर्डन प्रेशर, लोड, शेयरिंग स्ट्रेस, क्रैक्स डेवलप होना इन द रॉक्स, ऑल ऑफ दीज आर समवेयर रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. Second change, or the second factor, basically expansion forces due to temperature changes. Again remember, temperature changes are really important because of the change in temperature, obviously the structure of many of the elements inside the rocks changes, either it expands or maybe it reduces, because of which जो rock होता है वो it loses its strength slowly and gradually, and finally it breaks up into certain segments. क्रिस्टल ग्रोथ होता है, एनिमल एक्टिविटी होती है, इन सब से रिलेटेड है टेम्परेचर, और इसी से रिलेटेड हम देखेंगे फिजिकल वेदरिंग रिजल्ट करता है. ठीक है. देन द थर्ड इज वाटर प्रेशर. अगेन वाटर प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय वेटिंग एंड ड्राइंग सर्कल्स. ये भी अपने डिटेल में पढ़ेंगे, बट वी नो कि जब वाटर व्हेन इट सॉलिडिफाइज, अगर हम एग्जांपल लें ऑफ आइस, तो उस इट एक्सपैंड्स, और जब ड्राई होता है तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो इससे रिलेटेड भी ऑब्वियसली जब रॉक के अंदर ऐसी चीज है विच विल वाटर टेम्परेचर एक्चुअली बिकम्स वेरी कूल डाउन, और वाटर जो है इट विल एक्सपैंड, इट विल सॉलिडिफाई, फ्रोजन हो जाएगा. तो एंड लेटर ऑन जब टेम्परेचर हाई होगा, देन अगेन व्हाट विल हैपन, इट विल रिटेन इट्स ओल्ड स्ट्रक्चर. अब क्या हुआ, ये कंटिन्यूस चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के कारण क्या हुआ, जो रॉक है उस वो भी वीक हो जाएगा, एंड देन अगेन इट विल लीड टू ब्रेकिंग ऑफ. तो वाटर भी अलग तरीके से प्रेशर करता है. बेसिकली इट इज कंट्रोल्ड बाय द वेटिंग एंड द ड्राइंग सीजन. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन, बट अंडरस्टैंड कि बार बार अगर रॉक गीला हो रहा है, फिर अगेन ड्राई अप हो रहा है, अगेन गीला हो रहा है, अगेन ड्राई अप हो रहा है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लूजन अप हो जाएगी, और स्पेसिफिकली जो अपर वाले लेयर्स हैं वो इरोड होने लग जाएंगे. अब all these processes are basically due to thermal expansion and pressure release. यानी जितने भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ये मोस्टली किससे इन्फ्लुएंस होते हैं या क्रिएट होते हैं, बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल जब भी बात आती है, यू नो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर.
एंड प्रेशर रिलीज। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स आल्सो वी हैव स्टडीड कि जब भी कोई मेन चेंज आता है, चाहे हम रॉक के इंटीरियर की बात करें, चाहे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें, वी नो कि प्रेशर जो है इट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द बेसिक फॉर्मेशन और द स्ट्रक्चर ऑफ एनी रॉक। तो सिमिलर इज द कंडीशन कि यहाँ पे भी ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि थर्मल एक्सपेंशन और प्रेशर रिलीज जो है ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फिजिकल वेदरिंग। And then we know that the repeated action of these processes will obviously cause damage to the rocks, because ये जो continuous expansion contraction और इतने सारे elements of the nature का इन पे effect करना will obviously finally lead to certain disintegration of the rocks। और ये जो है ये हम देखेंगे finally क्या किस तरीके से result होगा in the changing of the, you can say, rocks into certain granules, at least the upper portion of it, and then leading to the surface formation or the soil formation। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया कि व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग। अब एज वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग, वी आल्सो शुड नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। इसमें सबसे पहले आ जाता है अपना अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। Now here you will see that in unloading and expansion में क्या होता है, जो ओवरलाइंग रॉक का लोड है यानी ऊपर वाली जो लेयर्स है वो क्या होती है, it actually gets eroded continuously and then this causes vertical pressure, obviously with the release of the, you can say, with the result that the upper layers of the rock expand, reducing disintegration of rock masses। अब देखो सिंपल टर्म्स में हम बोले तो क्या हो जाता है, अपर जो लेयर्स है रॉक की वो रिमूव हो जाती है। और क्यों हो रही है वो रिमूव, क्योंकि कंटिन्यूअस इरोजन हो रहा है। अब क्योंकि कंटिन्यूअस इरोजन हो रहा है एंड देयर आर सर्टेन प्रेशर दैट आर ऑलवेज स्टिल एक्टिंग ऑन द अदर लेयर्स, तो जो अपर लेयर्स ऑफ द रॉक है वो एक्सपैंड हो जाती है, थोड़ी सी डिसइंटीग्रेट हो जाती है रॉक मासेस में और फ्रैक्चर्स अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, यू कैन इमेजिन सर्टेन फ्रैक्चर्स, यू कैन सी इन द पिक्चर्स, कुछ फ्रैक्चर्स जैसे अपेयर हो जाते हैं एंड these fractures generally develop parallel to the ground surface। So this is what happens during the uploading and the expansion। तो basically इन areas में क्या होता है, curved ground surfaces develop हो जाते हैं और उसके साथ साथ क्या होते हैं, arched fractures, arched, you know, arch shape। एंड उसके बाद क्या होता है, बहुत बार इसके कारण मैसिव शीट्स या फिर एक्सफोलिएशन स्लैब्स, एक्सफोलिएशन का क्या होता है मतलब बेसिकली रिमूवल ऑफ द लेयर, तो यहाँ पे शीट्स के फॉर्म में क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है एंड एक्चुअली इट इज एक्सपैंडिंग टू अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। दैट मीन्स इवन हम नोटिस करेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स तक हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड में ये स्प्रेड आउट होते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एक्सफोलिएशन शीट्स है दीज आर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपेंशन ड्यू टू अनलोडिंग and the pressure release, and because of which in horizontal extent they are expanding to the larger areas and they form generally large smooth rounded domes which are also called as the exfoliation domes, and these are formed because of this process which is called unloading and expansion। ठीक है, तो एक सिंपल टर्म्स में अगर हम समझना चाहें कि क्या होता है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस इरोजन अपर लेयर्स जो हैं शीट्स के फॉर्म में और प्रॉपर वहां से इरोड होती है, उसके कारण सर्टेन क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक, शेप चेंज हो जाता है उनका राउंड एंड डोम्स, और इस प्रोसेस के टाइम पे कुछ प्रेशर्स भी कंटिन्यूअस एक्सर्ट हो रहे होते हैं ऑन द रॉक्स। So this finally leads to their weathering, and such kind of weathering is called unloading and expansion। ठीक है, now we come to the next one। Next one is very simple to understand because we by the name only we will be able to identify temperature changes and expansion।
यानी अलग अलग मिनरल्स हमें पता है रॉक्स में होते हैं और उनका अलग लिमिट्स होती है एक्सपेंशन की और कॉन्ट्रैक्शन की। तो जब टेम्परेचर राइज होता है हर मिनरल जो रॉक के अंदर है वो एक्सपैंड होगा। जब वो एक्सपैंड होगा तो इमेजिन वो जो अपने आसपास वाले एलिमेंट्स है उनको पुश करेगा बिकॉज इट इज एक्सपैंडिंग। और जो आसपास वाले हैं उनमें भी कुछ ना कुछ तो हीटिंग प्रॉपर्टी होगी, एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होगी, वो भी एक्सपैंड हो रहे हैं। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर अगेन कूल डाउन हो गए तो वो वापस ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे आ गए। तो इससे क्या होता है अगेन प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द रॉक्स और इसके कारण हम देखेंगे अगेन वेदरिंग होगी। नाउ यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है बेसिकली टेम्परेचर फॉल ये और एवरी एरिया में वी विल सी देयर आर डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। पर जनरली हम देखेंगे ऐसी एरियाज जहाँ पे जैसे ड्यूरेनल चेंजेस, इसका मतलब क्या है वेरिएशन किस चीज में, एक ही दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता है और लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है। अगर ऐसी जगह है जहाँ पे ये टेम्परेचर में जो वेरिएशंस है विद इन अ सिंगल डे इज मच मोर एज कंपेयर टू दी अदर एरियाज, तो वहां पे इस टाइप की वेदरिंग क्या है ज्यादा स्पीड अप में होती है। तो वी नो जनरली डेजर्ट एरियाज में ऐसा होता है, तो डेजर्ट एरियाज में इस टाइप की जो वेदरिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। Now along with this we also need to understand कि एक्चुअली में जब भी ये चेंजेस होते हैं अगर चाहे हम बोले पर डे के अकॉर्डिंग भी अगर ज्यादा चेंजेस होते हैं तो जो इंटरनल मूवमेंट है अमंग द मिनरल ग्रेन्स में एज आई सेड की जो इंटरनल मूवमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द हीटिंग एंड देन कूलिंग अगेन, तो जो सुपरफिशियल लेयर सुपरफिशियल मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं ऐसे ही लेयर बनी हुई है इनसाइड द रॉक्स, उनमें ऑब्वियसली क्या होंगे कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। और इस ये जो प्रोसेसेस है इनके कारण ये क्या और लूजन अप हो जाएगा क्योंकि पहले से ही सुपरफिशियल लेयर्स है और वो और वीकन हो जाएगी उससे। अब ये जो प्रोसेस है इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन द ड्राई क्लाइमेट्स एज आई सेड, क्योंकि वहां पे जो वेरिएशंस है क्लाइमेट में टेम्परेचर में दिन और रात के वो बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा जो हाई एलिवेशन एरिया है वहां पे भी ये वेदरिंग जो है वो इट इज कॉमन बिकॉज टेम्परेचर वेरिएशंस आर ड्रास्टिक। सो अगेन वी शुड नोटिस कि ये जो चेंजेस हैं these are not very very fast कि भाई आज तुम यू मस्ट हैव सीन कि सुबह वो रॉक था और भाई सुबह गर्मी थी और रात को बहुत ठंड हो गई तो ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट के कारण रात तक टूट गया, ऐसा नहीं। दिस इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस but still because it is continuous it is also very weak process, but still when it is so continuous and it is continuing for such a long period of time and over larger area, that is why it has effect. The effect comes and we'll be able to notice the effects after, you can say, after a very long time. But still this continues and this somehow results in the lifting and fracturing of the rock, and basically this is parallel to the surface, and this differential heating and expansion and contraction के कारण क्या होता है एक्सफोलिएशन हो जाता है, ऊपर लेयर ऑफ सरफेस अगेन रिमूव हो जाती है। इसमें भी स्मूथ राउंडेड सरफेस होते हैं रॉक्स में, जनरली ग्रेनाइट और इस टाइप के जो रॉक्स हैं उनके सरफेस राउंड और स्मॉल या फिर कभी कभी बिग बोल्डर्स भी होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड टॉर्स basically, and these are formed due to such exfoliation. Now before moving on to the next type, we also need to understand that what is the major difference between the exfoliation domes and exfoliation tors. Now इन दोनों में जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है in terms that exfoliation domes जो है वो those are basically formed because of the removal of rock bodies due to erosion of the surface of the rocks, ठीक है। whereas जो exfoliation tors है these are formed because of the changing temperature। बेसिक इसमें क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस के कारण होता है ये, एंड दैट इज व्हाई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। ओके, तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में इतना ही है, एंड वी विल सी देयर आर फ्यू सिमिलैरिटीज बट दे आर टोटली नॉट द सेम।
So when we are done with the physical weathering, under physical weathering, when we have totally understood about the temperature changes and the expansion, now we move on to the next categorization. And the next categorization is freezing, thawing and frost wedging. अब देखो, again you may find certain things similar, but then just keep things in mind that these have been categorized into different parts because of certain dissimilarities to the earlier categorization. ठीक है, सबसे पहले अपने को पता है कि frost weathering occurs होता basically growth of ice within the pores and the cracks of the rocks due to the repeated cycling of freezing and melting. यानी as I said कि जब ice होता है it generally expands when the water turns into ice, and when the other things happen, मतलब जब ice water में हो जाएगा तो obviously वो अपने original shape position में आ जाएगा. तो again as you can see in this picture things are expanding. That means जो rocks के बीच में cracks हैं या छोटे छोटे pores हैं, छोटे छोटे छेद टाइप के, वहां पे अगर वाटर जाके सेटल हो गया और एकदम फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, तो जब वो आइस में चेंज हुआ तो वो एक्सपैंड हो गया, फिर वापस से वो मेल्ट हो गया, देन और क्रैक्स में भी ऐसा ही हुआ. तो व्हेन अगेन दिस थिंग इज बीइंग रिपीटेड एंड रिपीटेड एंड रिपीटेड, तो ऑब्वियसली जो रॉक्स है उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी लूजन अप होगी, वो ब्रेक डाउन होंगे इनटू सर्टेन स्मॉल सेडिमेंट्स एंड ग्रैन्यूल्स, और फिर वो जाके इरोड होने के बाद वो वेदरिंग के कारण wear and tear हो जाएगा, and later on by the other erosional processes they will be carried down to some other place. ये प्रोसेस जो है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है हाई एलिवेशन एरिया में. अपने को पता है हाई एलिवेशन एरिया में क्यों होगा, क्योंकि जनरली वहां पे क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा लो होता है. दैट मीन्स वेरी कोल्ड टेम्परेचर, वेरी कोल्ड काइंड ऑफ वेदर इज देयर. दैट इज वाई जो हायर ऑल्टीट्यूड्स है वहां पे ये वाली वेदरिंग सबसे ज्यादा होती है. ग्लेशियल एरियाज जो है बेसिकली वहां पे ही हम देखेंगे फ्रॉस्ट वेजिंग होती है, यानी डेली होती है समवॉट फ्रॉस्ट का डेपोजिशन. उसके बाद मतलब फ्रॉस्ट की यू नो इन द very colder areas, or even if in our areas we have, suppose the winter season is very cold any particular year, तो हमें पता है फ्रॉस्ट कैसे एक फॉर्म हो जाती है सर्टेन काइंड ऑफ लेयर. वैसे ये बोल रहे हैं ग्लेशियर एरियाज में जो फ्रॉस्ट वेजिंग है ये कंटिन्यूस होती है, or certain cracks and these things are created on the surface of the earth and also on the rocks. Now इस process में क्या होता है, rate of freezing is obviously very important. अपने को पता है अगर rapid freezing होगा water तो इससे sudden expansion होगा, sudden expansion के साथ साथ high pressure भी create होगा on that particular stone or rock. You can see in the picture there are two boxes given. In the second box if you notice it carefully, तो इसमें जब ice बनी है तो ice is exerting pressure on both sides of the rocks and also towards the सदर्न एरियाज, बॉटम की तरफ भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है. तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, सडन एक्सपेंशन होगा इनसाइड द क्रैक ऑफ द रॉक और हाई प्रेशर भी क्रिएट होगा. एंड ऑब्वियसली इस एक्सपेंशन के कारण क्रैक्स और जॉइंट्स जो है या तो वो क्रिएट होंगे या फिर अगर पहले से है तो वो और एक्सपैंड हो जाएंगे. तो ऐसे फ्रैक्चर्स क्रिएट होंगे तो ऑब्वियसली रॉक क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेकअप हो जाएगा. और फिर देन फाइनल जो हमारा वेदरिंग से रिलेटेड टॉपिक है, यानी जो वेदरिंग है इट विल टेक प्लेस. तो ये तो हो गया अपना अगेन फ्रीजिंग, थॉइंग एंड फ्रॉस्टिंग वेजेस. नाउ देयर इज आल्सो वन टर्म थॉविंग. इसका मतलब होता है बेसिकली व्हेन द फ्रोजन मटेरियल बिकम्स लिक्विड. और फ्रॉस्ट अपने को पता है ये बहुत थिन लेयर ऑफ एकदम, मतलब जब 0 डिग्री से थोड़ा नीचे आता है जनरली इन द विंटर सीजन, इन यू मे हैव नोटिस अर्ली मॉर्निंग ऐसे फ्रॉस्ट जैसे एक लेयर क्रिएट हो जाती है उस टाइप का. फ्रीजिंग अपने को पता ही है. तो बेसिकली फ्रीजिंग, थॉइंग और फ्रॉस्ट वेजिंग से भी फिजिकल वेदरिंग जो है वो होती है, और ये हायर ऑल्टीट्यूड्स में होती है. और अगर फ्रीजिंग स्पीड ज्यादा हो तो ज्यादा जल्दी क्रैक, ज्यादा जल्दी वेदरिंग होती है. ठीक है. Finally this, because of this the rock then breaks into pieces, as you can see in the picture, that when the water seeps and then when it freezes and the wedges are created and then finally it splits up into two.
और ऑब्वियसली फिर धीरे धीरे वेदरिंग प्रोसेस जो और फास्टन अप हो जाता है. तो दिस इज द होल प्रोसेस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रीजिंग, टॉविंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग. टोटल इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस स्पीड में फ्रीजिंग जो है वो टेक प्लेस कर रही है. और हम ये भी बोलेंगे कि अगेन वो फ्रीज हो रहा है, देन इट इज अगेन चेंजिंग इनटू लिक्विड और उसके बाद वापस फ्रीज. तो फिर ये चेंजेस जो है दीज आर you can say leading to weathering and breaking of the rocks. Now we come on to the next one. Next जो है अपना वो है salt weathering. Again this is again depending on you can say some of the characteristics, and as the name say कि salt weathering है तो salt तो involve होगा ही. तो generally हर rock में क्या होता है, कोई ना कोई amount of salt is always present. ठीक है. तो सॉल्ट इन द रॉक एक्सपैंड्स ड्यू टू थर्मल एक्शन, यानी वो एक्सपैंड होते हैं अगेन टेम्परेचर के कारण, हाइड्रेशन होता है वाटर के कारण, क्रिस्टलाइजेशन होता है सॉलिडिफिकेशन उनका. तो एग्जांपल है कि हर रॉक में अलग अलग टाइप के हमारे सॉल्ट्स होते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो या बेरियम हो, बट दीज आर प्रेजेंट. एंड जब भी हाई टेम्परेचर रेंजेस होता है बिटवीन 30 डिग्री टू 50 डिग्रीज सरफेस टेम्परेचर अगर हो, जनरली जैसे डेजर्ट्स में होता है, तो क्या होता है इन सॉल्ट जो सॉल्ट कंटेंट है इन दैट पर्टिकुलर एरिया वो क्या हो जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है. एंड अगेन जस्ट कीप इन माइंड ये जो हम सॉल्ट क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, दीज आर बेसिकली इनसाइड द रॉक ईदर और नियर द सरफेस पोर्स. तो इनसे क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है. अगर रॉक के अंदर है तो ग्रैनुल्स में, छोटे छोटे ग्रेन्स में ये स्प्लिटिंग हो जाते हैं विद इन द रॉक्स. और जब स्प्लिट इन हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे ग्रेन्स में, तो ये क्या होंगे, ये ऑब्वियसली फॉल ऑफ हो जाएंगे. फॉल ऑफ कहाँ से होंगे, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रॉक. तो ये जो प्रोसेस है फॉलिंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स में रिजल्ट इन ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो ग्रेन्स जो है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे, या फिर ग्रैनुअल फॉलिएशन. फॉलिएशन अपने को पता है वो लेयरिंग टाइप में शेप एंड यू कैन से द बेसिक फॉर्मेशन. तो यानी ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ग्रैनुअल फॉलिएशन हो जाता है. सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, बेसिकली इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेसेस. यानी सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेसेस में भी among the all salt you can say weathering processes सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन. इन एरियाज बेसिकली जहाँ पे वेटिंग और ड्राइंग कंडीशंस जो है वो बहुत कॉमन है, वहां पे हम देखेंगे कि क्रिस्टल ग्रोथ इज फेवर्ड, और जो ऑब्वियसली जो नेबरिंग ग्रेन्स है वो पुश कर दी जाएगी aside. So when they are pushed aside, obviously again the similar weathering process will take place. सोडियम क्लोराइड, जिप्सम क्रिस्टल्स, जनरली ये जो डेजर्ट एरियाज में हीव अप हो जाते हैं ओवरलाइन एरिया के ऊपर, इनके कारण क्या होता है, बहुत सारे क्रैक्स डेवलप होते हैं ओवर द हीट सरफेस. यानी जो सरफेस है अपलिफ्टेड सरफेस है, ऊपर की टाइप सरफेस है, चारों तरफ क्या है, इसके कारण बहुत सारे क्रैक्स जैसे डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारी लेयर्स डेवलप हो जाती है. एंड देन अगेन सॉल्ट क्रिस्टल की ग्रोथ जब होती है तो चॉक ब्रेक डाउन हो जाएगा. और अगर ये सिस्टम या ये जो पूरा प्रोसेस अगर फास्ट अप हो रहा है, इनको सारी कंडीशन फेवरेबल मिल रही है, तो ये और फास्ट हो जाएगा. और फिर ऑब्वियसली क्या होगा, अगेन वही होगा, ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट, ब्रेकिंग इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड देन फॉलिंग डाउन एंड मूविंग एंड समवेयर फास्टनिंग अप और रिजल्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड देन इरोजन. तो बेसिकली with salt crystal growth, chalk breaks down more readily, followed by limestone, फिर sandstone, shale, genesis और granite. मतलब जिस तो ये तो इन्होंने बताया कि किस लेवल पे अलग अलग सॉल्ट या टाइप जो वो कैसे ब्रेक डाउन होते हैं. So to understand it properly or to wind up, we can just say कि salt crystal growth जो है उसमें we will notice कि generally chalk breaks down very readily, उसके बाद limestone, sandstone, shale, gneiss और granite. तो इस तरीके से क्या होता है कि सॉल्ट के क्रिस्टलाइजेशन के कारण और सॉल्ट के प्रेजेंस के कारण हम देखेंगे कि वेदरिंग टेक्स प्लेस. So with this we complete salt weathering as well, where we have studied कि because of the presence of salt
or its crystallization and the various other processes leads to the weathering, and obviously this comes under physical weathering. So with this we complete physical weathering, and we are left with biological activity and weathering, which we'll complete in the next class. So I suppose everything is clear. If you have any doubt, feel free to ask. Just give this question a reading and come back with your problems and we'll solve your problems. So bye for today. We'll meet you in the next class.